कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं भी सोचा कि आप लोग कुछ सहयोग करूं। आपके क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी, अंग्रेजी में उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें दो चीज़ें हम लोग की पढ़नी है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ये चैप्टर हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी, जिसे अंग्रेजी में बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर इस बायोटेक्नोलॉजी में मुझे पढ़नी क्या है, तो दो टर्म इसमें हमने लिखा है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत क्या है और उसकी क्या प्रक्रिया है। तो आगे जैसे जैसे हम चलेंगे, इस चैप्टर में आगे मूव करेंगे, वैसे हम सबके बारे में पढ़ेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द लिखी गई है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे ही आ जाते हैं, क्योंकि आपकी भी टाइम कीमती है। तो बायोटेक्नोलॉजी शब्द जो हमने लिखा है, इसका मतलब होता है जैव प्रौद्योगिकी। जय मतलब जीव से होती है, प्रौद्योगिकी का मतलब एक तकनीकी है। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में ये दो वर्ड से मिलकर बना है। बायो, आप ये इतना जो वर्ड लिखी है गई है, ये बायो, इसका मतलब होता है लाइफ, लाइफ जीवन से संबंधित होती है। और टेक्नोलॉजी मतलब होता है तकनीकी। तो इसमें हम जीव और तकनीकी का उपयोग करने वाले हैं। अब बात ये आती है कि जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा क्या होती है। तो इसके संबंध में आपके एनसीईआरटी में 3 डिफिनीशन दी हुई हैं, और ये डिफिनीशन आप आगे हायर एजुकेशन में भी जाएंगे तो भी मिलेंगी। तो हम आपके एनसीईआरटी से ही सभी बातें लिख के लाए हैं और इस ब्लैक बोर्ड पे भी लिखे हैं, और एक एक को हम समझाते हैं। पहला, जैसे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या थी। भले हम अब आज टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें हमारे घरों में ये पहले से ये तकनीकी यूज की जा रही थी, लेकिन मुझे अज्ञानता के कारण हम ये जान नहीं पा रहे थे कि वो जो चीज़ें हम यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, हमें नहीं पता था, लेकिन हम करते थे। आज उसी को अब हम जानते हैं। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है, वो ये कहती है कि जब हम किसी सेल या ऑर्गेनिज्म या एंजाइम का प्रयोग कर मनुष्य जात के लिए उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब इसमें की पॉइंट क्या है आपका, आपको ध्यान क्या देनी है, ध्यान आपको ये देनी है जो हमने वर्ड इस्तेमाल किए। आप एनसीईआरटी चेक करेंगे तो ये सभी वर्ड मिल जाएंगे। हमने सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी एंजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक का एग्जाम आप इस्तेमाल करके और मनुष्य जात के लिए कोई उत्पाद बनाते हैं, तो वो जैव प्रौद्योगिकी है। ये चीज़ें हमारे घरों में पूर्वज से होती आई है। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा है कर्ड, कर्ड कहते हैं दही को। ब्रेड, ब्रेड रोटी है। आप बेकरी उद्योग में आप जाएंगे तो बहुत सारे ब्रेड से संबंधित प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तीसरा वाइन है। ये तीनों पुराने प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज ये करते आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो तकनीकी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। जैसे आप देखें, जैसे कर्ड है, घरों पे दही बनती है, तो उसमें हम क्या डालते हैं, हम उसमें जामन या जोरन भी लोग कहते हैं, अंग्रेजी में उसको इनोकुलम कहते हैं। जो इनोकुलम होता है उसमें बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस उपस्थित होती है, और बैक्टीरिया है तो क्या है, वो एक सेल है। जब उसको हम मिल्क में डालते हैं तो उसका जो बैक्टीरिया होती है मिल्क में उपस्थित कैसीन को डाइजेस्ट कर देती है, जिसके कारण वो क्लॉट होने लगता है और एक प्रोडक्ट में बदल जाता है, जिसे हम कर्ड या दही कहते हैं। तो वो आज के समय में न्यू जनरेशन दही को घर पे नहीं जमा सकती। वो आपके मम्मी के जो सास हैं या हमारी दादियाँ हैं, हमारी मम्मियाँ हैं, ये लोग बना सकते हैं। क्यों? उसमें भी तकनीकी उपयोगिता है। उसके भी एक टेम्परेचर चाहिए, कितना ठंडी के टाइम है तो कितना ताप होनी चाहिए, उसका भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जब दही बनाई जाती है, दूध में जब जामुन डाली जाती है, तो देखना उंगली से थोड़ा सा दूध को चेक की जाती है कि वो उनको अंदाज़ा है कि कितने टेम्परेचर पर हम उसमें जामुन डालेंगे तो दही में बन जाएगा। तो ये चेक करना एक तकनीकी है, और हमने उसमें सेल डाला, इसलिए जैव प्रौद्योगिकी। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये पहला है। हमने क्या क्या जाना, की पॉइंट क्या इसकी, सेल, ऑर्गेनिज्म या एंजाइम में से किसी का उपयोग करके मनुष्य जात के लिए उत्पाद बनाते हैं, तो जैव प्रौद्योगिकी है, और ये ओल्ड में इस चीज़ों का इस्तेमाल की जाती है। अब आते हैं
देखते हैं दूसरा जो जैव प्रौद्योगिकी है उसको बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इससे थोड़ा सा अलग है लेकिन चीज़ें वही कर रहे हैं। इसमें क्या होती है, अपने डिफिनेशन लिखा है, यदि किसी प्लांट या एनिमल में जीनोटाइप बदलकर, आप पढ़े हैं जेनेटिक्स में जीनोटाइप क्या होता है, यानी डीएनए के सीक्वेंस में जो जीन होते हैं उनको अगर चेंज कर देते तो वो होती है जीनोटाइप। और जीनोटाइप स्वाभाविक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन बदलेंगे तो उसका लक्षण तो बाहर तो दिखाई देगा, अगर लक्षण बाहर बदल जाता है तो उसका फिनोटाइप हो गया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जीन बदल के फिनोटाइप बदल दी जाती है वैसे जीवों को हम जीएमओ बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जीएमओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जीएमओ। इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ का। तो हम प्लांट में किस लेवल पे जा रहे हैं, जीनोटाइप बदल रहे हैं, जीनोटाइप बदल रहे हैं, उसके बाद से फिनोटाइप बदल रहे हैं, फिनोटाइप बदल के जो ऑर्गेनिज्म हो रहा है वो जीएमओ कहलाएगा। अब इस जीएमओ से मनुष्य जात के लिए कोई उत्पाद बनाते हैं तो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आती है। इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जो एग्जाम्पल है, ये जो चीज़ें लिखे हैं एनसीईआरटी के, कोरोना वायरस करंटली है एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर ये दो चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जो रिजल्ट है वो टेस्ट ट्यूब बेबी। आज इस तकनीकी से हम वैसे कपल्स जो आफ्टर मैरिज 5 साल 10 साल के बाद से वो इनफर्टाइल है तो उनको फर्टाइल बनाया जा सकता है ये तकनीकी से। तो ये किस में है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आती है। डीएनए वैक्सीनेशन, डीएनए का वैक्सीन तैयार है आज इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से। सबसे इम्पॉर्टेंट कोरोना वैक्सीन, आपको पता है कि जब ये महामारी आई थी सब लोग परेशान थे, लेकिन इसी तकनीकी से कम समय में इतना ज़्यादा बड़े पैमाने में कोरोना के वैक्सीन तैयार किए गए। अगर ये टेक्निक का उपयोग नहीं करते तो आधा आबादी से ऊपर का हमने वैक्सीनेशन कर लिया था। ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये दो टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसको मान्यता मिली हुई है, जो यूज की जाती है हर जगह, वो है अकॉर्डिंग टू EFB। EFB एक संस्था है, इसका पूरा नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये भी एक अपनी डिफिनीशन बताती है। ये क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू EFB, इनके अनुसार क्या है, तो यह एक इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन वर्ड आप एनसीईआरटी चेक करेंगे तो ये मिल जाएगा। इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना या समावेश। हिंदी में हमने लिखा है इंटीग्रेशन समावेश है। किसका समावेश है भाई, तो नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान जो पहले से हम जो करते आ रहे वो, और किसके साथ है, तो ऑर्गेनिज्म के साथ है, यानी किसी जीव के साथ है या किसी मॉलिक्यूल्स के साथ है। तो यह समावेश है नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म या मॉलिक्यूल्स का। इन दोनों के समावेश करके अगर हम मनुष्य जात के लिए हम उत्पाद बनाते हैं या उससे सेवा प्रदान करते हैं या उससे सेवा या सर्विसेज लेते हैं तो इसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये तीन जो डिफिनीशन आपकी एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 में पहले पैराग्राफ पर ये तीनों डिफिनीशन दी गई है। इसमें सब कुछ है। आपसे इससे आपके नीट के भी एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में डिफिनीशन आएगी तो इन तीनों को खोजेंगे, सेल को, ऑर्गेनिज्म को, एंजाइम को। अगर ये यूज की गई है तो ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के डिफिनीशन में आएंगी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या खोजेंगे, जीएमओ को खोजेंगे। ये एनसीईआरटी के है। अगर ये जीएमओ मिल जा रहा है तो समझिए कि ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। यदि अकॉर्डिंग टू EFB के अनुसार अगर खोजेंगे डिफिनीशन और नीट में ऑप्शन लिखा हुआ है तो आपको खोजना है, इसको इंटीग्रेशन को खोजना है। अगर ये इंटीग्रेशन मिल जाती है तो मान लेना कि ये जो डिफिनीशन लिखी गई है ये EFB के अनुसार लिखी गई है। तो ये है आपका जैव प्रौद्योगिकी का 3 डिफिनीशन है। और ये डिफिनीशन आप अगर हायर क्लास में पढ़ने जाते हैं यानी ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो BSc 3rd में भी ये बायोटेक्नोलॉजी वहाँ पढ़ी जाती है और वहाँ भी आपको डिफिनीशन मिलेगा। ये इसको नोट कर लें, ये आपको वहाँ भी काम करेगा। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लें। तो आपने पहला जो डिफिनीशन हमने नोट किया था तीनों, उम्मीद करते हैं कि तीनों डिफिनीशन आप लिख लिए होंगे। अब इसी चैप्टर में आगे हम बढ़ते हैं, मूव करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। चूँकि चैप्टर का नाम ही है बायोटेक्नोलॉजी में मुझे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पढ़नी है, तो प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी की पढ़नी है। तो ये हमने हेडिंग लगाया है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल जो है वो
उसकी दो लिखे हमने कि इसके मुख्य दो सिद्धांत हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के जो सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल, वो कितने हैं? तो दो है। कौन कौन से हमने लिखा भी? पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसे आनुवंशिकी इंजीनियरिंग भी कहते हैं, और दूसरा हमने लिखा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। इसमें बहुत बड़ा दिमाग पे लोड नहीं लेनी है, ये कुछ नहीं है, बस शब्दों का खेल है। आप इजी वे में इसको समझने की कोशिश करें तो मेन चीज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग है। आप सोच रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो काम हो रही है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रही है। किसी भी हम बाहर एटमॉस्फेयर में हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे सेप्टिक कंडीशन चाहिए जो एकदम डिजीज़ फ्री हो, माइक्रो फ्री हो, तो हम इसको कर सकते हैं। तो दूसरा उसी चीज़ को मेंशन कर रहा है कि हम मुझे वैसे कंडीशन बनानी है जिसमें मैं ये चीज़ें कर पाऊँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग को मैं कर पाऊँ, तो ऐसे कंडीशन बनानी है। इसका दूसरा स्टेप, तो पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? तो हम किसी जीव के डीएनए आरएनए की केमिस्ट्री हमने लिखा है। केमिस्ट्री वर्ड हमने इस्तेमाल किया, एनसीईआरटी में भी केमिस्ट्री वर्ड दिया है। तो केमिस्ट्री का मतलब हो गया कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं। किस लेवल पे बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर लेवल पे। केमिस्ट्री अर्थात इसकी जीनोटाइप। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं तो हम क्या बदलने वाले हैं? उसकी जीन बदलेंगे। तो जीन तो मॉलिक्यूलर लेवल पे आता है, जीन बदलेंगे तो हमने क्या बदल दिया? उसकी जीनोटाइप बदल दिया। जीनोटाइप, किसी भी चीज़ में जीनोटाइप बदलेंगे तो स्वाभाविक है उसकी फिनोटाइप बदल जाएगी, बदल देते हैं। और इसे ये काम अगर कर रहे हैं तो इसी को तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? फिर से रिपीट कर रहे हैं। हम जब किसी जीव की डीएनए आरएनए की केमिस्ट्री अर्थात जीनोटाइप बदलकर उसकी फिनोटाइप बदल देते हैं तो ये क्या कहलाएगी? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगी। यानी मुख्य काम तो यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। अब देखो दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल का मतलब होता है कि ऐसा, ये वर्ड लिया गया है स्टेरलाइजेशन से। जो स्टेराइल हमने जो वर्ड लिखा है ना, ये वाली इतना जो वर्ड हमने लिखा है स्टेराइल, तो ये लिया गया फुल वर्ड है इसका स्टेरलाइजेशन। क्या होता है स्टेरलाइजेशन? स्टेरलाइजेशन का मतलब होता है कंप्लीटली रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीवों को किसी भी माध्यम से पूरी तरह से हटा देना स्टेरलाइजेशन कहलाता है, और उसी से स्टेराइल लिया गया है। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन क्या है? जब जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जो ये ऊपर वाला काम हम कर रहे हैं उसके लिए हम ऐसा स्टेराइल कंडीशन बनाएं यानी माइक्रो फ्री कंडीशन बनाते हैं, तो उसी को हम मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन कहते हैं। मतलब ये काम करने के लिए हम ऐसा कंडीशन बना दें जिसमें किसी प्रकार का सूक्ष्म जीव न हो, तो वो क्या हो जाएगा? उसी को बोल देते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। तो इसके दो सिद्धांत पे ही काम होने वाली है। मेन चीज़ तो यही हम करने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये तो उसके लिए कंडीशन देना है। आप सोच पाए कि किसी भी लेवल पे हम किसी प्लांट के डीएनए को निकाल कर जीन में अगर बदल सकते हैं, बदल ले रहे हैं, तो क्या हम किसी खुले एटमॉस्फेयर में इस चीज़ को कर सकते हैं? क्या नहीं कर पाएंगे। उसके क्या चाहिए? मुझे लेबोरेटरी चाहिए, और लेबोरेटरी कैसी होती है? स्टेराइल होती है। तो आप शायद बात मेरी समझ रहे हैं। तो इस काम को करने के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए। तो ये पूरी जो दो सिद्धांत, इसी दो सिद्धांत पे ये बायोटेक्नोलॉजी चलती है। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें हम जीन और लेवल पे बदलाव कर रहे हैं, दूसरा ये बदलाव करने के लिए हम एक लैब कंडीशन बना रहे हैं जो कैसी है? माइक्रोबियल फ्री है। शायद आपको मेरी दोनों बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो पूरा प्रिंसिपल है वो, उसमें हम एक्चुअली करते क्या है? तो 3 स्टेप इसमें काम करती है। हम इनके द्वारा क्या क्या तैयार करते हैं? तो पहले हम फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसे कहते हैं, हिंदी में से पुनर्योगी डीएनए भी कहते हैं। हम सबसे पहले आरडीएनए का निर्माण करते हैं। दूसरी बात, अगर ये आरडीएनए बन गया तो हम क्या करते हैं? उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तीसरी, जब होस्ट सेल में वो जाती है तो अपनी वो कॉपी बनाती है। जब वो कॉपी बनाती है तो उसी को हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। तो ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसके अंदर ये 3 स्टेप यानी 3 प्रोसेस ये यूज़ की जाती है, या कह सकते हैं प्रिंसिपल के बाद से हम क्या करने वाले हैं? तो प्रोसेस करने वाले हैं। और ये प्रोसेस में ही ये 3 प्रोसेस आती हैं जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, हम आरडीएनए को कैसे बनाएंगे ये देखेंगे आगे। और उसके बाद से अगर वो बन गया तो उसको हम होस्ट सेल में उसको डालते हैं जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और तीसरा होती है जीन क्लोनिंग।
तो ये दोनों सिद्धांत है, आप लिख लें एकदम, ये बोर्ड में एकदम काम करेगी, सीबीएसई बोर्ड में भी काम कर जाएगी। जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होंगे वो इसी को अपने लैंग्वेज में चेंज, मेन चीज़ हमने उसमें हाईलाइट कर दिया है, उसी को अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बाकी ये 3 चीज़ प्रोसेस है, हम आगे इसको देखेंगे प्रोसेस को, तो आपको इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर से लास्ट टॉपिक में हमने पीछे देखा अभी कि पूरा सिद्धांत पढ़ने के बाद से नीचे हमने 3 स्टेप बताए थे इसके प्रोसेस का। पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ रिकमेंड डीएनए यानी आरडीएनए, दूसरा था ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा था जीन क्लोनिंग। और इन तीनों प्रक्रियाओं को हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं और उन तीनों को हम इस डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आज डायबिटीज़ के पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे पेशेंट हैं। तो पहले के समय में क्या की जाती थी कि लोगों को बचाने के लिए किसी चूहे की, किसी पिग की, किसी दूसरे मैन की इंसुलिन को हम देते थे। तो दिक्कत ये होती कि साइड इफ़ेक्ट आ जाती थी, बहुत सारे एलर्जी आ जाती थी, तो व्यक्तियों में वो सफल नहीं हो पाता था। तो इतने लार्ज स्केल पे हम इंसुलिन का फॉर्मेशन कैसे करें? तो मान लीजिए हम एक चूहा का उदाहरण लेके हम समझने की कोशिश करते हैं कि पहले आरडीएनए है क्या। तो हम क्या करते हैं आरडीएनए में बनाने के लिए करते क्या है। तो मान लीजिए मेरा ऐसा फॉरेन डीएनए है जो मुझे इंसुलिन बना के देगा। जैसे मान लीजिए माउस का पैंक्रियाज के अंदर जाएंगे तो पैंक्रियाज के अंदर उसका जो जीन है, स्पेशली बीटा सेल्स है, वो इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है। तो हम इस चूहे से उस डीएनए को आइसोलेट करेंगे कि जिसमें बीटा सेल्स है उपस्थित है। तो उसको आइसोलेट किया, वही हमने लिखा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी बीटा सेल्स वाला डीएनए इसका आइसोलेट करेंगे, वही हमने निकाल कर यहाँ दिखाया है। तो डीएनए हमने इस माइस से उस डीएनए को आइसोलेट किया जो इंसुलिन का फॉर्मेशन करती है। इसको लिया, एक एंजाइम होती है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, शॉर्ट में इसे आरई कहते हैं, आरई शॉर्ट में इसे आरई कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसकी सहायता से हम इसके पीसेस कर देते हैं, कट करती है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसे एंजाइम है कि डीएनए के कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं, उस सीक्वेंस को पहचानती है और कट लगाती है, तो उसको भी काट देते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, एक वेक्टर किसे बोलते हैं, प्लाज्मिड को। और प्लाज्मिड है क्या, पाया जाने बैक्टीरिया सेल में एक एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए क्या कर रहे हैं, प्लाज्मिड एक्ट एज ए वेक्टर। प्लाज्मिड कहाँ पाई जाती है, तो बैक्टीरियल सेल में पाई जाती है। प्लाज्मिड की और क्या फीचर होती है, ये है क्या, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए जो सर्कुलर होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है, एक्स्ट्रा होती है, सर्कुलर होती है, जिसमें ये क्षमता है कि वो रिप्लिकेशन करती है। तो हम इस बैक्टीरियल सेल से इस प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लेते हैं। तो मेरे पास 2 तरह के डीएनए हो गए, एक डीएनए मुझे इस माइस से मिला था जिसको हमने कट कर लिया है, और दूसरा सर्कुलर डीएनए जो प्लाज्मिड के रूप में मुझे मिला जो इस बैक्टीरियल सेल से हमने लाया है। अब हम क्या करते हैं कि जो मेरा डिजायर्ड जीन है या जीन ऑफ इंटरेस्ट वो है कि जिससे मुझे उत्पाद लेनी है, तो उसको जो हमने कट किया है सेम वैसे ही इस प्लाज्मिड में भी हमने कट लगा दिया और अपने इस जीन को लेकर इसको जोड़ दिया। तो जब हम किसी प्लाज्मिड में किसी फॉरेन डीएनए को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद से जो डीएनए बनता है उसी को हम आरडीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब ये जो चीज़ तैयार हुई है इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इस डीएनए को हम क्या करेंगे, होस्ट सेल में डालेंगे। तो आरडीएनए को होस्ट सेल में डालना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। माने ये हमने पहले बनाया, ये कैसे बनाया फिर से रिपीट कर रहे हैं। मुझे इस माइस से बीटा सेल्स के डीएनए को हमने आइसोलेट किया, इसको हमने कट किया और प्लाज्मिड लिया जो बैक्टीरिया सेल से है। क्या प्लाज्मिड की फीचर्स होती है कि वह एक्स्ट्रा डीएनए है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है और रिप्लिकेशन करने की क्षमता है। तो यही तो इस्तेमाल हम मनुष्य जात के लिए करते हैं। तो इसको हमने आइसोलेट किया। अब इसकी जैसे ये पीस कटी थी इसमें भी थोड़े से पोर्शन को काट देते हैं और जो डिजायर्ड डीएनए है उसको लेकर जोड़ देते हैं। तो अब ये जो संरचना बनी डीएनए की, इसी संरचना को पुनर्योगी डीएनए हिंदी में या रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब इस डीएनए को हम कहाँ डालेंगे, तो होस्ट सेल में डालेंगे। होस्ट सेल मेरा कौन सी होती है, वो भी बैक्टीरियल सेल से होती है। उसमें यानी इस आरडीएनए को होस्ट सेल में डालना क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है।
और अब आपको पता है कि ये जो बैक्टीरियल सेल है 16 से 20 मिनट में डिवाइड करके 2 सेल्स बना लेती है। तो जितनी ये सेल्स डिवाइड कर देगी उतने ही मेरे प्लाज्मिड का रिप्लिकेशन होगा, और साथ साथ मेरा जो इसमें इंटरेस्ट ऑफ जीन जो लगी हुई है जिसको डिजायर्ड डीएनए कर, मेरा उत्पाद भी कॉपी उसकी भी बनती जाएगी। जब बहुत सारे कॉपी इसकी बन जाती है तो उस कॉपी से हम उस इंसुलिन को बाहर निकाल लेते हैं और हम प्रोडक्ट के रूप में एक बॉटल इत्यादि में बंद करके मार्केट में भेज दी जाती है। तो आज यदि मार्केट में सबके लिए इंसुलिन अवेलेबल है तो वो बायोटेक्नोलॉजी है और उसको इसी तरीके से तैयार करते हैं। आगे इसी चैप्टर में हम एक देखेंगे कि अमेरिकी कंपनी है जिसका नाम है इली लिली। उन्होंने फर्स्ट टाइम इंसुलिन बनाया था और उस इंसुलिन का नाम है हीमोलिन। तो आपसे पूछी जाती है कि फर्स्ट इंसुलिन का नाम क्या था जो आर्टिफिशियल रूप से बनाई गई थी, लैब के अंदर बायोटेक्नोलॉजी से बनाई गई थी, तो उसका नाम है हीमोलिन। तो मुझे लग रहा है कि ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम आप कंप्लीट कर लेंगे। तो अब तक हमने इस चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, 3 डिफिनीशन हमने पढ़ाया, उसके बाद उसके प्रिंसिपल पढ़ा दिए, और प्रिंसिपल के बाद उसके प्रोसेस में 3 स्टेप होती हैं और सारे स्टेप हमने यहाँ करा दिया। कैसे आरडीएनए बन रही है, तो आरडीएनए कुछ नहीं है, हम फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए में जब जोड़ देते हैं तो जो संरचना बनती है उसको हम आरडीएनए कहते हैं। इसका जब होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देते हैं तो वो प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। ये जब जाती है, जीन क्लोनिंग क्या है, होस्ट सेल में जब प्लाज्मिड अपनी कॉपी बनाने लगता है, बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बनाने लगता है, तो उसे हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। अब वो कॉपी बना रहा है, हमारे उत्पाद का भी कॉपी बन रहा है। अब उस उत्पाद को एक्सट्रैक्ट करके हम जार या बॉटल में भर के मार्केट सप्लाई के लिए भेज देते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।